अच्छा अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 17 में हम क्या पढ़ेंगे? 74 XX 138 328 डिकोडर। हमने शुरू में पढ़ा था, हमने सिर्फ मेरे ख्याल से डिकोडर के बारे में थोड़ा पढ़ा था लेक्चर नंबर 16 के अंदर। लेक्चर नंबर 16 में हमने बस थोड़ा बहुत डिकोडर ही पढ़ा था। हमने डिकोडर क्या होता है हमारे पास, उसके अलावा जो है डिकोडर जो है हम उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिकोडर होता है क्या है। ठीक है, शायद मैं खास डिकोडर का भी उसके अंदर थोड़ा बहुत ओवरव्यू था और कुछ भी नहीं। अच्छा जी। तो अब जो हमारे पास जो होता है ना 74 XX 138 डिकोडर, उसका जो हमारे पास इस्तेमाल क्या होता है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बिट्स है ना, यानी कि हमारे पास 3 इनपुट है तो उसको किस में कन्वर्ट करता है कि 8 आउटपुट पे कन्वर्ट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ पेंट, अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास आपके लिए डिकोडर आ गया। ठीक है ना, मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, 3 इनपुट आएगा मेरे पास। 3 इनपुट, 1 2 3 इनपुट मेरे पास आ गया एक्स्ट्रा करके। ठीक है ना, तो ये मुझे किस में कितने आउटपुट देगा, मुझे ये 8 आउटपुट दे देगा। 3 है ना, यानी कि 2⁻3। 2⁻3 का मतलब क्या होता है 8। तो यहाँ पर कितने आउटपुट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, यहाँ पर टोटल कितने आउटपुट आएंगे, इसके 8 आउटपुट आएंगे। ये यहाँ पास काम किसका होता है, डिकोडर का। ठीक है ना, जबकि एनकोडर क्या करता है, एनकोडर करेगा हमारे पास 8 इनपुट से किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको 3 आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, ये एनकोडर काम करता हुआ। तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं डिकोडर, जो हमारे पास 74 XX 138 है। मॉडल का नाम है, आईसी का नाम है ये बेसिकली। ठीक है, इसमें वापस क्या है, 3 इनपुट सॉरी 3 इनपुट है और कितने आउटपुट जाएंगे इसके, कितने आउटपुट आ रहे हैं इसके, 8 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास इसके अलावा जो है ना, इसके अंदर 2 इस्तेमाल किए थे, ग्राउंड वायर इस्तेमाल की थी, 2 ग्राउंड वायर इस्तेमाल की थी। एक यहाँ बस का अनेबलर होता है, ये वाला इसे अनेबलर कहते हैं। ये यहाँ बस के 3 इनपुट आ गए, ये से 8 क्या हो गए इसके आउटपुट आ गए, इस तरह करके 0 to 7। ठीक है ना, जो यहाँ बस 7 होना सबसे ज़्यादा इसकी हाइस्ट वैल्यू ये होती है, 7 की होती है। फिर उसके बाद 6 की आती है, फिर उसके बाद सबसे लीस्ट वैल्यू उसकी होती है। तो जब प्योरिटी आप कह सकते हैं, प्योरिटी हम कहते हैं बेसिकली, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी 7 की है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हमारे पास प्रायोरिटी 0 की है। ठीक हो गया। मैं ना ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसका कैप्चर कर लेता हूँ मैं यहाँ से FN+ प्रिंट स्क्रीन, ताकि मैं इसको पेन में समझा सकूँ। मैं डिलीट इस तरह करके, अब मुझे इसमें कितना पोर्शन चाहिए, बस अब मैं चाहिए इसमें से सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए हमें। ठीक हो गया। Ctrl+X, यहाँ से हमें पूरे पेज को डिलीट कर देना है, फिर Ctrl+V। अब जो ये ट्रुथ टेबल बना है, इस चीज़ को आप समझना है, आपने ध्यान से समझना है आपने इस चीज़ को, यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, हमारे पास ये अनेबल है, इससे हम क्या कहते हैं, G1 को हम कहते हैं अनेबल। इसका नाम क्या होता है हमारे पास, अनेबल होता है, अनेबलर। ठीक है ना, जो हमारे पास सर्किट को क्या करेगा, अनेबल करेगा, डिसेबल करेगा, अनेबल करेगा, डिसेबल करेगा, अनेबल करेगा, डिसेबल करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखना G2A और G2B। G2A और G2B आप कह सकते हैं, वहाँ पे एक ग्राउंड वायर लगी, जैसे कहते हैं एक लाइव वायर होती है, एक ग्राउंड वायर होती है। ठीक है, जिसके लिए वहाँ पे एक न्यूट्रल वायर होती है, एक लाइव वायर होती है। वहाँ पर जिसमें से करंट आ रहा होता है उसे हम लाइव वायर कहते हैं, जिसमें करंट नहीं आ रहा होता है उसमें क्या कहते हैं, ग्राउंड वायर कहते होते हैं। ठीक है ना, ये उनका काम करती है। जो ब्लू कलर वाली है ना, ये वाली ये हमारे पास क्या है, आप कह रहे हैं ग्राउंड वायर है। ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है, ग्राउंड वायर। ठीक है, ये हमारे पास है इनपुट रेड कलर वाले, ये रेड कलर वाले हमारे पास क्या है, इनपुट। ठीक हो गया। और जो हमारे पास ब्राउन कलर वाले होंगे हमारे पास क्या होंगे, इसका आउटपुट होंगे सारे के सारे। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इसका आउटपुट है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास इधर हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे लिखा है 0। 0 का मतलब क्या, यहाँ पर मैं लिखा हूँ डिसेबल, डिसेबल। ठीक है ना, ज़ाहिर बात 0 का मतलब ऑफ होगा, डिसेबल होगी वैल्यूज हमारे पास। तो यहाँ पे लगते हैं डोंट केयर फंक्शन, ये डोंट केयर के लिए एक्स लिखा है। तो यहाँ पास क्या, एक्स की वैल्यू क्या है, डोंट केयर। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। आपने ये चीज़ याद रखनी है आपने, ये यहाँ पे रूल होता है डोंट केयर का। ठीक है ना, शायद मैंने आपको कॉर्नर में अभी समझाया मैंने। डोंट केयर की वैल्यू डिपेंड करता है हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब मिसाल के तौर पर के मैप के अंदर अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, वहाँ पर 1 से ग्रुपिंग कर रहा हूँ, मैं SOP कर रहा हूँ, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट वाला काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं एक्स को कंसिडर करूँगा ये हमारे पास 1 है। एक्स को कंसिडर क्या करूँगा मैं कि ये हमारे पास 1 है, तभी हम इसका ग्रुप बना सकते होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ POS कर रहा होता, प्रोडक्ट ऑफ सम वाला हमारा काम कर रहे होते हैं, तो मैं एक्स को कंसिडर करता कि मेरे पास ये 0 है, क्योंकि एक्स वहाँ पे एक अनडिफाइंड वैल्यू है, ठीक है ना। वो मैं अपनी मर्जी से वहाँ पर सेट कर सकता हूँ सिनेरियो के लिहाज से, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर वापस वही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, डोंट केयर फंक्शन से यहाँ पर लिख दिया मैंने कि यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू, यहाँ पर हमें नहीं मालूम यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड वायर है, ठीक है ना। हमने जो यहाँ पर अनेबलर था उसकी वैल्यू का रखी हुई यहाँ पर 0 लिखी हुई है, ठीक है। सेम आइटम जाहिर बात है, अब जो यहाँ पर है ये वाला, ये C और B, ये भी वापस क्या हो जाएगा, डोंट केयर में चले जाएंगे ऐसा करके। सेम मैट्रिक्स वहाँ पर आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर सब किसी का कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है। हमारे पास क्या यहाँ पर Y7 का भी कॉम्प्लीमेंट है, Y6 का भी कॉम्प्लीमेंट है, Y5 का भी कॉम्प्लीमेंट है, Y4 का भी कॉम्प्लीमेंट है, Y3 का भी कॉम्प्लीमेंट है, Y2 का भी कॉम्प्लीमेंट है, Y1 का भी कॉम्प्लीमेंट है, Y0 का भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, जब यहाँ पर 0 होगा इसका मतलब क्या है, हमारे पास सब चीज़ 0, सब चीज़ें क्या होंगी हमारे पास, ऑफ होंगी। सब चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, ऑफ होंगी ना, ऑफ होंगी। और हमारे पे ये 0, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी ऑटोमेटिक, सारी बात है, कॉमन सेंस के लिए बात है ये तो, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर सोचने के लिए यही बात है, यहाँ पर 1 1 क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है हर जगह यहाँ पर जो है 1 1 क्यों लिखा हुआ है, सॉरी इधर नहीं, इधर इस पूरी जगह में वहाँ पर 1 1 क्यों लिखा हुआ है। 1 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, यहाँ पर क्या, तो 0 0 होता है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 0, ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा। शायद मेरे ख्याल से इसके इसी तरह का टेबल मेरे से एक लेक्चर में 16 में भी था, ठीक है, उसमें हम सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट में की हुई थी हमारे पास, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है हम कौन सर्किट में, अगर आप नैंड गेट है फिर नॉर गेट के जरिए बनाते हैं तो हम इस तरह का सर्किट बनाते होते हैं, अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो हम इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मूव करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक और चीज़ बात बता दूँ आपको मैं कि ये लेक्चर के जो लेंथ हो गए मे भी इंक्रीज़ कर जाए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है और जो टॉपिक की लेंथ है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना। तो उनका कॉन्सेप्ट समझाना उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप उसको वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, डिकोडर के बारे में, बाइनरी डिकोडर के बारे में। उसके अलावा जो बाइनरी डेसिमल BCD डिकोडर क्या होता है, BCD का डिकोडर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। MSI डिकोडर क्या होता है, ये सब चीज़ें लेक्चर के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे चलते हैं, जिसकी सेकंड वैल्यू है ये वाली, यहाँ पर 1 हो गया 0 होगा, ठीक है ना। अब 1 में क्या यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है डोंट केयर वैल्यू। डोंट केयर का मतलब क्या होता है हमारे पास कि वहाँ पे या तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या फिर 0 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने इसको मिसाल के तौर पर कुछ भी मान लिया, अनडिफाइंड वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, हमने यहाँ पे G28 जो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना, 1 है। यहाँ पर इसकी डोंट केयर वैल्यू आ गई, यहाँ पर देखें ना CB8 जो हमारे पर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये अनेबलर के ऊपर, बस आपने याद रखना। जो CBA है ना ये वाला, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास अनेबलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इसका अनडिफाइन होगा तो ये भी अनडिफाइन होगा, अगर 0 होगा तो ये भी अनडिफाइन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, अब सारे 1 1 1 1 फिर दोबारा आगे 1 1, जाहिर बात है ऑन ही नहीं होगा ये सब चीज़ें। यहाँ पर आउटपुट भी और इनपुट, ये दोनों चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करें, वापस अनेबलर के ऊपर डिपेंड करें, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करिए। यहाँ पर आपका सिर्फ ग्राउंड है, ये चीज़ें यहाँ पर सिर्फ ग्राउंड है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर देखें, इधर यहाँ पर क्या होगा, ऑफ है, अनडिफाइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने ऑन कर दिया G2B का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबका आंसर सेम रहेगा, ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो यहाँ पर अनेबलर है उससे क्या कर दिया हमने, यहाँ पर ऑन कर दिया। जो यहाँ पर अनेबलर है उसे हमने कर दिया ऑन कर दिया, G2 और G2B वहाँ भी सेम कॉन्स्टेंट रहेंगे, 0 0 रहेंगे ग्राउंड वायर में, ठीक है ना। अभी हमने इसको ऑन किया ना, C और B की वैल्यू वहाँ पर CBA की वैल्यू क्या रहेंगे, यहाँ पर 0 0 रहेंगे। तो 3 इनपुट है, आपको मालूम है 3 इनपुट का हम जो है, अगर हमारे पास A B और C की वैल्यू हमारे पास, उसका ट्रूथ टेबल क्या बनता है हमारे पास, जो उसके ट्रूथ टेबल की वैल्यू होता है हमारे पास क्या होती है, 0 0 0 0, 4 मतलब 0, और फिर हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4, ठीक हो गया। सेम है यहाँ पर आप 2 0 2 1, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर क्या आता है इसका 2 0 2 1, ठीक है ना। और C की वैल्यू क्या होता है हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे होते ना यहाँ पर, ठीक है ना। हमने वही फॉर्म यहाँ पर बनानी है इस करके, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली वही फॉर्म बनी हुई है यहाँ पर इस करके, बस आपने याद रखें, ट्रूथ टेबल याद करने का तरीका होता है ये। अच्छा जी,
अब आगे मूव करते हैं हम आगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पे 0 0 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं इन सब की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सवाए y0 हो गया। जाहिर बात है इसके जो 0 0 0 होते हैं, 0 0 0 होता है, और इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर 0 ही होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, y0 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी ना। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसका एक्टिवेट क्या हो जाएगा, y0 एक्टिवेट हो जाएगा। y0 वापस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा जब हमारे पास सी पी और ए का जो इनपुट है उनकी वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 हो जाएंगी। तो वहाँ पर कौन सी वैल्यू एक्टिवेट होगी आउटपुट में, y0 की वैल्यू एक्टिवेट हो जाएगी। सेम एड्रेस हमारे पास जो है, ओके आगे हमारे पास है, इसको भी अनेबल है, वहाँ पर अनेबल है। यहाँ सारे अनेबल होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अनेबल ही रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। मैं आगे ये वाले में आऊँगा। ये ग्राउंड में यहाँ पर 0 रहेगी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगी पूरी की पूरी, या जो मर्जी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमें मालूम है पहले हमने टेस्टिंग के लिए काम किया था ये वाला, ये जो है ना वहाँ पर टेस्टिंग के लिए काम था ये वाला, ये सारा काम टेस्टिंग के लिए था कि अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो क्या होगा। अब यहाँ से ओरिजिनल काम शुरू हो गया ये वाला, ये यहाँ पर इसका ओरिजिनल काम है हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा रहा है 0 0 1, इसके वैल्यू डेसिमल वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 1 होती है, 1 होती है ना। तो वहाँ पर से क्या होगा, y1 एक्टिवेट हो जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे, ऑफ होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं बाकी सारे क्या ऑफ है। ये ऑफ कैसे यहाँ पर, अब आप सोच रहे हो ऑफ कैसे, दोबारा बताए तो मैं, ऑफ इस वजह से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स है। यहाँ पर 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 0 0 0 0 0 और फिर ये भी 0, सिर्फ ये 1 होगा, ठीक है ना। ये वो चीज़ है, बाकी सारा जो बनेगा नीचे वाला जो ट्रूथ टेबल बना है ये वाला ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। बस मेरा काम समझाना है कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। अगर मैं सारा समझाने बैठ के ना मैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। आई होप कोई टेबल क्लियर हो गया होगा, नहीं समझ आया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा आगे मूव करते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है, इसका लॉजिकल डायग्राम बनी हुई ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पर डिकोडर्स बने हुए, यहाँ पर देख रहे हैं G1 यहाँ पर इसका एनेबलर है, जिसमें यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज आएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो आगे सर्किट मूव ही नहीं करेगा, ठीक है ना। सेम एटेज G2A और G2B, ये हमारे पास आपका एज ए ग्राउंड वायर काम करते होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो है यहाँ पर ये वायर जो है ना, अगर आप इसको सिंगल मॉड्यूल लिखेंगे ना, सिंगल मॉड्यूल, तो इस ये चीज़ हमारे पास कनेक्ट होती है इसके साथ, G1 के साथ, इसके साथ G2 है हमारे पास इसके साथ, सेकंड वाले के साथ G1 के साथ, और जो G2B है ना हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होता है, G2A के साथ, इसके साथ, ठीक है ना। और फिर हम क्या कहते हैं, जो G2B है ना ये वाला, इसको ग्राउंड कर देते होते हैं इस तरह करके। इसका फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास ये दो एक दो, इसमें से यहाँ पर एक लाइव वायर बन जाती है, एक हमारी न्यूट्रल वायर बन जाती है, ठीक है ना। सेम है, यहाँ पे एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है, और एक आपके लिए कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है ना। जिसमें से आपका कोई ना कोई वोल्टेज मिनिमम अमाउंट में आता है। मेरे बात है कि परफेक्ट चीज़ नहीं होती, कोई वहाँ पर आइडियल चीज़ नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई करंट आ रहा होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा यहाँ पे कितना इनपुट है, वहाँ पे इसके अंदर 4 इनपुट है, 4 इनपुट है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2⁻3, 2⁻3 के कितना आउटपुट आ रहे थे, यहाँ पर 8 आउटपुट आ रहे थे। अब हमारे पे कितने हैं, हमारे पास है इनपुट 2⁻4, कितने इनपुट आएंगे, आउटपुट आएंगे 16 आउटपुट आएंगे इसके, ठीक है ना। 2⁻4, 4⁻8, 8⁻16 होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे कितने से आउटपुट आए, 16 यहाँ पे देखें, ये टोटल 16 आएंगे इसका आउटपुट इस तरह करके, ठीक है ना। 7 यहाँ से, और ये 8, सॉरी 8 यहाँ से आ रहे हैं, 8 यहाँ से आ रहे हैं, ठीक हो गया। आगे हमारे पास जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई है, मैंने सारी यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड एसओपी एंड पीवीएस एक्सप्रेशन। अब हमारे पास क्या था, जो टेबल बनाया था, मैं ट्रूथ टेबल बनाया था ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर y0, y2, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7 की जो हमने वैल्यूज निकालनी है, कौन से फॉर्म में, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म में इसकी वैल्यूज निकालनी है हमने, ठीक है ना। एसओपी के फॉर्म में भी निकल सकती है, और पीओएस फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं इसके वैल्यूज वगैरह, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है वैसे 3 to 8 डिकोडर के साथ, ये हमारे पास वैल्यू निकली थी कौन से, 3 to 8 डिकोडर ही मेरे ख्याल से निकली, हाँ जी 3 to 8 डिकोडर के साथ ही निकली मेरी, ठीक है ना। यहाँ पर 3 to 8 डिकोडर की ही वैल्यूज है, जारी बात है, यहाँ पर 3 इनपुट है तो यहाँ पर 8 आउटपुट आएंगे, ठीक है ना। तभी हम इसको 3 to 8 कहते हैं, 3 इनपुट 2 8 आउटपुट, ठीक हो गया। अच्छा जब यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे पास इसकी कहानियों में अपने सॉल्व किया हुआ है, नहीं सॉल्व किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो आपको ऐसे समझाया तो मैं, हमारे पास जो है ना इन्होंने वैल्यूज दी हुई है ABC, कोई भी 3 वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है ना, जिसकी 0 0 0, ठीक है ना। और y0 यहाँ पर इसका आउटपुट क्या है, एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, सम टर्म मैक्स टर्म A + B + C, ठीक है ना।
और जो इसका अगर इनपुट 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, ठीक है ना, तो अब एक्टिवेट क्या होगा, 5 हो जाएगा, सारी बात है। जब हमारा 101 होगा, 101 किसकी डेसिमल फॉर्म होती है, 5 की डेसिमल फॉर्म होती है ना 3 बिट के अंदर, तो अब वाई 5 एक्टिवेट हो जाएगा। 001 किसकी एक्टिवेट फॉर्म होती है, 1 के, तो वाई 1 एक्टिवेट होगा। 000 किसकी फॉर्म होती है डेसिमल फॉर्म में, 0 के, तो कौन सा एक्टिवेट होगा, वाई 0 एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। ये वो चीज़ है हमारे पास। अब 000 का मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अगर आप इसको जो है मैक्स टाइम के तौर पे लिखोगे, मैक्स टाइम में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये लिखोगे ना। और मिन टर्म के फॉर्म में क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। जिन्होंने मेरे पॉइंट अच्छे सुने हुए हैं उनको समझ ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो यहाँ पर डायरेक्ट इधर ही लेक्चर पे आ गया तो काइंडली वो पिछले लेक्चर भी एक मरतबा देख लेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ समझाएंगे मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सर्किट डायग्राम के जरिए जहाँ पर इसका फॉर्मेशन बनी हुई है ना, जो यहाँ पे ये बना हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे आप जो इसका ये आ गया, ये ग्रुप बना हुआ है इसका, ठीक है ना, ये ग्रुप बना हुआ है इसका। इसका ग्रुप का वहाँ पर जो आंसर आएगा वहाँ पर इसका आंसर आएगा खाली बी और डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो खाली बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका वहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, ठीक है ना, जो एक मॉड्यूल बना हुआ है ना, उसके वहाँ पे डायग्राम बनी है। 0 से लेकर कहाँ तक आ रही है, 8 तक आ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 0 से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं, 7 तक आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 8 ऑक्टल के बने हुए, यहाँ पर कह सकते हैं 3 to 8 डिकोडर की बनी हुई डायग्राम ये, ठीक है। 3 इनपुट है, 3 इनपुट किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पास 8 आउटपुट पे कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ये एंड गेट लगा दिया। एंड गेट का मतलब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आप कह लें मैक्स टाइम है हमारे पास। मैक्स टाइम हमें कैसे मालूम हुआ, यहाँ पे एक्सप्रेशन दी हुई उन्होंने। ये सिंबल का मतलब क्या है, मैक्स टाइम। ये आपको याद होगा, मैक्स टाइम का सिंबल ये होता है, और मिन टाइम का सिंबल क्या होता है, समेशन से यूज होता है वहाँ पर, ठीक है। हमारा मैक्स टाइम क्या है यहाँ पर, 0 1 3 5 7, 0 1 3 5 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें जरा, 0 ये है, 1 ये है, 3 ये है, 5 ये है और 7 ये है, ठीक है ना। आपने 0 के साथ वायर लगा देनी है, 1 के साथ वायर लगा देनी है, 3 के साथ वायर लगानी है, 5 के साथ वायर लगानी है, और फिर 7 के साथ वायर लगा देनी है। और फिर ये सारी वायर्स आपने किस साथ कनेक्ट कर देनी है, इस एंड गेट के साथ। जाहिर बात है वहाँ पर जो होता है, क्या नाम है, मैक्स टाइम होती है, किस साथ होती है, ए प्लस बी प्लस सी इस तरह करके, और फिर यहाँ पर कोई भी कोई अगला वर्ड आ सकती है, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, इस तरह के वहाँ पे मैक्स टाइम होती है। जबकि वहाँ पर जो है मिन टाइम के साथ होती है, मिन टाइम होती है यहाँ पर ए डॉट बी डॉट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है नहीं। यहाँ पर क्या होती है, मिन टाइम होती है, इसे यहाँ पे लिख देगा मिन, यहाँ पर क्या मिन है, और ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर होगा मैक्स टाइम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसका ये चीज़ आपने याद रखनी है, हमारे पास मैक्स टाइम होगी तो यहाँ पे एंड पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे एंड गेट लगाएंगे, एंड पे क्या लगाएंगे हम, एंड गेट लगाएंगे, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास जो है यहाँ पर मिन टर्म में हम क्या लगाएंगे, नैंड गेट लगाएंगे। कौन सा गेट लगाएंगे यहाँ पर, नैंड गेट लगाएंगे, ठीक है ना। वायर्स वैसी ही लगानी जैसे हमने ऊपर मैक्स टाइम की लगाई थी। वहाँ पर मिन टाइम को वैल्यू कौन सी है, 2 4 6, यहाँ पर देख रहे हैं मिन टाइम की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी हुई है, ये मिन टाइम का सिंबल आ गया, वैल्यू इसका 2 4 6 है, 2 4 6। इनके साथ में वायर्स अटैच करने के बाद आपने किसके साथ इसको साथ लगा देना है, नैंड गेट के साथ लगा देना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो अगर आप सिंगल यूज़ करें तो यहाँ पे ये वहाँ पे ग्राउंड वायर से लगेगा, यहाँ पर लाइव वायर होगी, इस तरह करके 3 इनपुट आ गया यहाँ पर से, ठीक होगा। ऊपर पहले यहाँ पर ऐसे बना हुआ होगा, ये देख रहे हैं, क्लियर हो गया चीज़ का। अच्छा जी, आगे हमारे पास है BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर मेरे ख्याल से हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ा था हमने ये, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बस मैंने थोड़ी देर पहले इसी का मैंने ऐसे निकाला, मैंने फ़ोटो निकाली ये वाली, ठीक है ना। ये देखिए ज़रा, ये आपको याद होगा, मैं आपको लेक्चर नंबर 11 में डायरेक्ट लेके आता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं, लेक्चर 11 11 ये रहा, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप याद होगा ये वाला, ठीक है नहीं। यहाँ पर 7 डिस्प्ले वाला मैं आपके साथ समझाता लेक्चर नंबर 11 में, यहाँ पर कैसे वर्किंग कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है।
अब हमने इसके लॉजिक गेट्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स कैसे बनेंगे इसके, वहाँ पे चलते हैं हम। अब लेक्चर नंबर 17, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 17 में हम सारे कवर करेंगे। अभी हमने ये चीज़ कवर कर ली हुई है। अब हम यहाँ पर मौजूद हो गए, ठीक है ना। बहुत सारे रहते हैं अभी, ठीक है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था इसके लेक्चर की वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए BCD टू 7 सेगमेंट डिकॉर्डर, BCD टू 7 सेगमेंट डिकॉर्डर यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पास आई हुई थी एक्सप्रेशन। ये कहाँ से निकली थी, यहाँ पे लेक्चर 11 में के मैप के जरिए। यहाँ पे देख रहे हैं ए की वैल्यू ये थी, बी की वैल्यू ये थी, सी की ये, डी की ये, ई की ये, एफ की ये, जी की ये, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर जो ए की वैल्यू थी उसका हमने लॉजिक गेट बना लिया इस तरह करके, ठीक है ना। सेम आई बी के भी ऐसे लॉजिक गेट बना लिए और जी का भी लॉजिक गेट बना लिया। इनके पास आपने क्या करना, लॉजिक गेट बनाते रहने, यहाँ पर इसके डिकॉर्डर, उसे हम डिकॉर्डर ही कहते होते हैं, ठीक है ना। आपने करना है उनके जो एक्सप्रेशन हमने निकाले हुए ना इस तरह करके, तो के मैप के जरिए लेक्चर नंबर 11 के अंदर आपने बस क्या करना है, उस एक्सप्रेशन का लॉजिक गेट बनाना है। लॉजिक गेट मैंने आपको लेक्चर नंबर 15 में, लेक्चर नंबर 16 में बनाना सिखा दिया। पेंट के अंदर भी बनाना सिखा दिया मैंने आपको, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ शुरू कर, कहाँ से शुरू नहीं करनी, ठीक है ना। वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है इसके अंदर, ठीक हो गया। आगे यहाँ पर MSI 7 सेगमेंट डिकॉर्ड है। MSI यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्सर IC होता है ये, ठीक है ना। जो काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं फॉर इनपुट के लिए अच्छा होता है, ये काफ़ी अच्छा काम करता है ये वाला। इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये मॉडल का नाम लिखा है 74LS47, यहाँ पर मॉडल का नाम लिखा है MSI, ठीक है ना। इसके अंदर एक IC है जिसमें यहाँ पर 4 बिट DCD होता है इनपुट, और कितने आउटपुट आ रहे हैं यहाँ पर 7 बिट एक्टिव लो होते हैं, एक्टिव लो आउटपुट। एक्टिव लो आउटपुट का मतलब क्या है, हमारे पास ये होता है इन्वर्स में, यानी कि नोट गेट के साथ लगे होते हैं। एक्टिव लो का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पास लगे होते हैं नोट गेट के साथ। मेरे ख्याल से ऊपर हमारे पास बना हुआ हो उसके इस तरह, ये देखें ना, यहाँ पे एक्टिव लो होते हैं, यहाँ पे देखिए बबल्स लगे हुए हैं। बबल्स का मतलब कि यहाँ पे एक्टिव लो आउटपुट है, ये यहाँ पर इन्वर्स होकर आएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट, तो ये बबल्स की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास की वैल्यू हो जाएगी, फिर बबल्स की वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हमारे पास नैंड गेट लगा हुआ है, तो उसका भी यहाँ पास क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको मालूम है एक कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर क्या रहेगा, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने आपको लो पढ़ाया हुआ, अगर वहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो आपस में क्या होता है, वही आंसर रहता है जो यहाँ पर इसकी लिखा होता है, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट कर देते हैं आपस में, आपको मालूम है चीज़ों का। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा जरा हमारे पास यहाँ पर क्या है, द डिकॉर्डर ऑल्सो हैज़ 3 एक्स्ट्रा एक्टिव लो इनपुट, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर एक तो आगे इसके भी आगे यहाँ पर 8 बने हुए थे ना इसके, ठीक है ना। उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा और होते हैं जिनका नाम क्या है, लैम्प टेस्ट, रिपल ब्लैंकिंग इनपुट, ब्लैंकिंग इनपुट, रिपल ब्लैंकिंग आउटपुट। बस इनका नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका डिटेल वगैरह तो लिखी हुई नहीं है बस, ठीक है ना। फिर हमें इनकी डिटेल में जाने का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है ना। इनके बस नाम लिखे हैं, बस आपके नाम आपको मालूम होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखा मैंने, लो इज अप्लाइड टू द LT इनपुट and the BIRBO is high. All of these 7 segments in the display are turned on to the test that no segment are burned out. The ripple blanking input and the blanking output breaking out are used to prevent display of leading and trailing zeros. इसका मतलब क्या है, हमारे पास इस पैराग्राफ का मतलब था, तो मैं हमारे पास MCQ के तौर पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो LT है ना, LT यहाँ पर सप्लाई करता है, लो को हाई पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। लैब टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर जब लो अप्लाई होता है ना तो अभी एक्टिवेट हो जाता है ये, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जब BIRP है ना, इसको इन सब के इनपुट क्या कर देता है, हाई कर देता है। जाने के जो यहाँ पर ABCDEFG लिखे हुए हैं ना, इन सब के इनपुट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पर क्या शो होगा, यहाँ पर 8 शो हो जाएगा ऐसा करके 8, ठीक है ना। हमें मालूम है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, और यहाँ पर क्या होता है G होता है, ठीक है ना। इन सब के इनपुट क्या कर देगा, वो हाई कर देगा। इस तरह करके यहाँ पर कोई उसका आप कह सकते हैं डिलेशन वगैरह का मसला होता है ना, तो वो आता नहीं होता उसके ज़रिए। आपको मालूम है जैसे कैरी और प्रोपगेशन वाला काम था हमारे पास, वैसे इसमें भी यहाँ पर डिले ख़त्म करने के लिए ये एक्स्ट्रा बिट लगे होते हैं, अब इसे कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, BCD टू डेसिमल डिकॉर्डर। BCD टू डेसिमल डिकॉर्डर मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 14 में, जिसमें हम क्या करते हैं, BCD को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, BCD को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब आपका बाइनरी फॉर्म आ गई है, बाइनरी को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मेरे पास एक बाइनरी फॉर्म है यहाँ पर, बाइनरी फॉर्म सॉरी यहाँ पर मैं कहता हूँ डेसिमल फॉर्म 10, ठीक है ना। इसके यहाँ पर BCD फॉर्म क्या हो, बाइनरी फॉर्म क्या होगी, 10 यहाँ पर लिखा हुआ है
ठीक है ना सर, यहाँ पे बाइनरी फॉर्म दी हुई है, ठीक है ना। इसकी जो है हमारे पास डेसिमल फॉर्म क्या होगी, सॉरी मैं फिर उल्टा बोल गया मैं, ये यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है। 1 का मतलब क्या होता है बीसीडी में, 0001, ठीक है ना। और जो है हमारे पास 0 का मतलब क्या होता है हमारे पास, 0000, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। आप इनको दोनों कंबाइन कर लेंगे ऐसा करके, तो वहाँ पे कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये 10 की फॉर्म बन जाएगी, ठीक हो गया। आपको याद होगा ये चीज़ ये वहाँ पर, या फिर अगर यहाँ पर 10 को आप कन्वर्ट कर लें किसमें, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर आप 6 ऐड कर देंगे, हमारे पास बीसीडी फॉर्म बन जाती होती है, ठीक है ना। इन चीज़ों को भी आपको मालूम है। अगर आप इसको क्या करें, डेसिमल फॉर्म में ना, इसको पहले कन्वर्ट कर लें किसमें, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। मिसाल का 1010 इसकी जो बाइनरी फॉर्म आएगी हमारे पास, ठीक है ना, 2 में। अब आप इसका करेंगे, इसके अंदर 6 ऐड करेंगे, 6 ऐड कैसे करेंगे, 0110, 0 0, यहाँ पर फिर 0 आ जाएगी, इधर 1 आ जाएगी, जिसके यहाँ पर आ जाएगी बीसीडी फॉर्म बन जाएगी ये वाली, ठीक हो गया। ये बीसीडी फॉर्म बन जाएगी, और जो कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, जिस तरह करके यहाँ पास आ गया था 0, सारी बातें पिछले कैंसल आउट हो जाएंगी, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। ये भी तरीका है कि ये भी तरीका होता है हमारे पास, मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पर समझा दी मैंने, बीसीडी टू डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्ट करना है, बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो वहाँ पर इनवैलिड के अंदर 6 ऐड कर देना है, हमने क्या किया, जो वहाँ पर इनवैलिड आता है 10, यहाँ पर सारी पता है इनवैलिड बीसीडी, यहाँ पर जो 9 से ग्रेटर होगा वो क्या होता है, वहाँ पर इनवैलिड बीसीडी होता है। जो वहाँ पर 9 से ग्रेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनवैलिड बीसीडी कहते हैं उसको हम, ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर में हमारे पास अगर इनवैलिड आ जाएगा ना, तो वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये इसका रूल है, इस डिकोडर का रूल है, यहाँ पर बकायदा उन्होंने लिखा हुआ भी है, 10 इनवैलिड बीसीडी कोड 1010 101, ये 10 होता है 10101, आपको याद है 10 ही है, ठीक है ना। यहाँ पर 11 होगा, 12 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 13 हो सकता है या 17 हो सकता है, ठीक है। डो नॉट एक्टिवेट एनी ऑफ द 10 आउटपुट, यानी कि इनका जो आउटपुट होगा, इनकी जो कन्वर्जन होगी वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगी, हमारे पास सिर्फ कन्वर्जन किसकी आएगी, 0 से लेकर 9 तक की सिर्फ कन्वर्जन आएगी, बाकी किसी की भी कन्वर्जन नहीं आएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ तक का डिकोडर का सारा खत्म हो गया। अब शुरू हुआ है हमारे पास एनकोडर, ठीक है ना। एनकोडर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ज़्यादा इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देना है, लो इनपुट में, लो आउटपुट में आने कन्वर्ट, जैसे कि यहाँ पे था ना 3, अगर यहाँ पास कितने थे, 3 इनपुट थे, तो वो किस में हमारे पास कन्वर्ट हो रहे थे, 8 आउटपुट पे, ठीक है ना। हमारे पास इसमें क्या होगा, हमारे पास 8 इनपुट होंगे, ठीक है ना, 8 इनपुट आ रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट होगा, 3 आउटपुट पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, एनकोडर होता है। दोबारा बता देता हूँ मैं, अगर हमारे पास 8 इनपुट आ रहे हैं ऐसा करके, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 3 इनपुट में, ये हमारे पास क्या है, इनकोडर, ठीक है नहीं, यहाँ पास क्या इनकोडर है ये। अगर हमारे पास 3 इनपुट हो और वो किस में कन्वर्ट हो रहा हो, 8 आउटपुट में, ये हमारे पास क्या होता है, डिकोडर, ठीक है ना। आई होप आपको उसको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया दोनों का फ़र्क, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनके जो हैंडआउट्स में लिखा हुआ है उसके बात करते हैं हम। एनकोडर फंडामेंटल फंक्शन डिवाइस परफॉर्म एन ऑपरेशन विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द डिकोडर फंक्शन, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको फ़र्क दिखा दिया मैंने। The encoder accepts to an active level at one of its input and at its output generate a BCD or binary output representing the selection input, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो है there are various type of encoder data used in combination logic circuit, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर बताया तो हमारे पास इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है कनेबलर, ठीक है ना, यानी कि आपसे कहते हैं फंक्शन लाइन, या फिर उसे कहते होते हैं हम नंबर लाइन्स, ठीक है ना, नंबर लाइन्स हम कहते होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर लगा होता है एनेबलर लगा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इनपुट आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कितने इनपुट है यहाँ पर, मैक्सिमम आप कह लें 8 इनपुट लगे हुए हैं यहाँ पर, 0 से लेकर 7 तक कितने इनपुट हो गए, ये 8 इनपुट हो गए हैं। और आउटपुट कितना आ रहा है इसका, सिर्फ 3 आ रहा है, 3 आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, इससे हम कहते हैं, इससे हम कहेंगे 8 टू 3 डी कोडर कहते हैं, ठीक है, एनकोडर कहेंगे, सॉरी 8 to 3 एनकोडर कहेंगे। अगर हमारे पास क्या होगा, एनकोडर होगा, तो हम क्या कहेंगे, डिकोडर होगा, डिकोडर में क्या कहेंगे हम उसको, 3 to 8 डिकोडर, ठीक है ना, डिकोडर कहेंगे इसको। ये यहाँ पर क्या एनकोडर है, यहाँ पर क्या डिकोडर है, कैसे,
यहाँ पर 3 इनपुट होंगे, ठीक है, कितने आउटपुट आएंगे, 8 आउटपुट आएंगे, जबकि यहाँ पर 8 आउटपुट आएंगे इधर, ठीक है ना, कितना इनपुट आ रहा है, 3, कितना आउटपुट आ रहा है, 3 आउटपुट आ रहे हैं, ऐसा करके, ठीक हो गया। आपको दोबारा बता दी हुई चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए पक्की किस्म की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है ये वाला। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे हमारे पास है, आगे यहाँ पास ट्रूथ टेबल बना हुआ है। ट्रूथ टेबल आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले वही चीज़ जो यहाँ पास आई नोट या आई की वैल्यू होगी ना, आई 0 की वैल्यू और आई 7 की वैल्यू, हमने ना यहाँ पे वो बनाना होता है, टेबल बनता है इसका, ठीक है ना, वो बताया था आपको मैं। जो ये आई 3 है ना, ये 3 आउटपुट है, 3 आउटपुट की वैल्यू वही रहेंगी। 3 आउटपुट की वैल्यू कैसे बनेंगे यहाँ पास आपको बताया था मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, इधर ही टेबल बना लेता हूँ मैं, ताकि ना मैं आपको सही तरह से किस्म का समझा सकूँ मैं इसको, क्योंकि वहाँ पर जो ना ऊपर नीचे टेबल है तो सर को सही तो समझ नहीं आना, ठीक है ना, इस तरह। और आई 0, आई 1, आई 2, आई 3, आई 4, आई 5, आई 6 और फिर ये आई 7, ठीक है ना। आगे यहाँ पास आउटपुट है, आउटपुट की जो है हमारे पास वैल्यूज़, ये इसको ऑरेंज कलर से करना है, यहाँ पर आई 7 है ऑरेंज कलर से, ठीक हो गया। आगे यहाँ पास क्या आएंगे, इनपुट आउटपुट आ जाएंगे, 3 आउटपुट आएंगे, O0, O1 और फिर हम इसका आएंगे O3, ठीक हो गया। अच्छी बना हुआ यहाँ पे देखें, 8 इनपुट आ गया, 3 आउटपुट आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऊपर ब्लू बॉक्स बना देता हूँ ताकि हमें मालूम हो जाए भी यहाँ पर आउटपुट है ये, ठीक है ना। यहाँ पर इसका ये आउटपुट है, ऐसा करके ऑरेंज बॉक्स हमें क्या शो करेगा इसका, भी इसको ब्लू करो, ऐसा करके जो ऑरेंज बॉक्स होगा यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे इनपुट होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ बारी आते हैं इनके ऊपर लिखने के, यहाँ पर है इसको यहाँ पर पकड़ देता हूँ मैं, ग्रीन, आई 0, आई 1, आई 2, आई 3, आई 4, आई 5, आई 6, आई 7, ठीक हो गया। और जी हमारे पास जो आउटपुट आएंगे, O0, O1 और फिर आप इसका आएंगे यहाँ पर O2 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन लगाता हूँ मैं ऐसा करके, यहाँ पर इसका आ जाएगा एक बॉर्डर लाइन आएगी इसके तरह में, ताकि हमें फ़र्क मालूम हो जाए इसका, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेशन करनी है इसके इनपुट और आउटपुट पर डिपेंड करना है हमने। जो 3 वैल्यूज होंगे यहाँ पर वही चीज़, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 4 1, उसके वहाँ पर क्या होगा फिर 1 2 0 2 1, ठीक है ना, फिर 2 0 2 1, ठीक होगी। यहाँ पर क्या होगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब जो रूटीन बनता होता है हमारे पास 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जो बनता होता है हमारे पास, ठीक है ना, ये वो चीज़ बना हुआ है। ऐसा कुछ इसको ना ऐसा कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा बहुत ना सही लगा ये, ठीक हो गया। और ये है कि यहाँ पर खींच तो मैं कि ना इसकी वैल्यू इस तरह, ठीक हो गया यू, और फिर इस तरह आ जाएगा, इस तरह, ये भी इस तरह हो जाएगा फिर, ठीक है ना। और यहाँ से मैं इसको भी इस तरह करके लाना कर देता हूँ मैं, जिसकी वैल्यूज आ जाएंगी इधर, और ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये इधर एच के साथ आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब थोड़ा बहुत वहाँ पर टेबल लग रहा है ऐसा करके। अब जो है ना हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आई 0 की वैल्यू,
मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, i7 की, ऐसे ही है। और जो हमारे पास सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, लीस्ट वैल्यू किसकी है हमारे पास, i1 की, i0 के बिल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी 7 की, यहाँ पर 1 लगाते हैं, 1, बाकी सब में 0 लगा, 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर आप x लगा दिया, यहाँ पर i0 आप कहते हैं यहाँ पर अनडिफाइंड है, ठीक है ना। सेम एट इज दोबारा अब जो यहाँ पर न्यू वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो उसके बाद किसकी प्रायोरिटी हाई होगी, i6 की, यहाँ पर 1 लगा दें, बाकी सब में क्या लगा दें, 0 लगा दें, 0 0 0 0 0 इधर आप x लगा दें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी हाई होनी है हमारे पास, i5 की, यहाँ पर 0, इधर 0, इधर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी सेम ऐसे बना हुआ है, 1 1, ठीक है ना। यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये इनपुट है हमारे पास, ठीक है, इधर 1 आ गया, फिर इधर ये डायगोनल बनाएगा पूरा का पूरा, ठीक हो गया। 0 0 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इधर 0, इधर 0, इधर 0, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक हो गया। सेम एटेज यहाँ पर भी ऐसी है ना, यहाँ पर 0 0 0, i5 पहले हाई था, अब कौन सा किसकी प्रायोरिटी आएगी, i4 की, 1 0 0 0 x, ठीक है ना। अब किसकी प्रायोरिटी आनी है हमारे पास, इधर 0 आएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, फिर i3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, फिर 0 आया, फिर 0, फिर x आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर यहाँ पास 0 0 0 0 0 1, i2 की वैल्यू, फिर 0, फिर यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है ना, फिर इसके बाद यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर जो फर्स्ट केस में क्या आएगा, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना, उधर यहाँ पर इसका हो जाएगा x हो जाएगा। जाहिर बात है यहाँ पर सबके वैल्यू एक्टिवेट होगी, इसका करके देखा जाए ये किससे आया, डायगोनल में आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये डायगोनल में आ रहे हैं। बस आपने क्या कहना है, डायगोनल में मज लगाना या का टेबल याद करने का तरीका है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, टेबल याद करने का तरीका है। डायगोनल में आप आपने 1 लगाते रहना, बाकी सब क्या करना है, आपने 0 लगा देना है। ये आपको 3 मिनट आपको याद है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत टेबल ये वाला याद भी हो चुका होगा अब तक, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या था, एनकोडर का टेबल था, ठीक है ना। अब हमने करना है यहाँ पर इसका लॉजिक गेट बनाना, लॉजिक गेट बनाना हमें, ठीक है ना। यहाँ पर और 0 की वैल्यू, O1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू हमने क्या निकालनी है इसमें से, ठीक है ना। यहाँ पे लॉजिक गेट बना हुआ है i0 i1 i2 i3 सो ऑन टू i7, ठीक है ना। हमने क्या करते हैं यहाँ पर, ये लॉजिक गेट जो है ना आपको समझ आएगी किसके जरिए, नीचे वाले प्रायोरिटी है ना, ये प्रायोरिटी एडर, ये आपको इसके जरिए समझ आएगी यहाँ पर लॉजिक गेट क्या बना हुआ है, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, इसका ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रायोरिटी एंड क्वार्टर वाला, ठीक है। यहाँ पर देखें ये वैल्यू लिखी हुई यहाँ पर, ये O2 O1 O0, ये तो कैसे ही है हमारे पास। यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास जो है इधर O0 की वैल्यू क्या है, O0 ये ना, O0 यहाँ पे ये है, ठीक है। O0 कहाँ पे 1 है, इधर 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 इधर, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ हमारे पास ये, हमारे पास जो O0 की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये किधर बने हुए ना, यहाँ पर देख क्या बना है, इधर ये i4 की वैल्यू आ गई, i4 प्लस, यहाँ पे देखें ना ये 1 कहाँ पे लगा हुआ, i4 पे लगा हुआ है, ये कहाँ पे लगा हुआ, i5 पे लगा हुआ है, i5 आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। ये कहाँ पे लगा हुआ है, i6 पे लगा हुआ है, i6 प्लस i7 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर 4 5 6 7, ठीक है ना, ये देखा है ना, ठीक है। क्लियर होगा चीज़ का, अच्छा जी। उसके अलावा जो ना ये जो वहाँ पर वैल्यूज आई हुई ना, यहाँ पर O2 O0 O1 की हमारे पास यहाँ पर उन्होंने चेंज किया हुआ होगा इस तरह करके, यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, यहाँ पर O0 लिखा हुआ है, यहाँ O1 यहाँ पर O0, मैंने यहाँ पर O0 लिख दिया, यहाँ पर O1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, क्योंकि यहाँ पर देखे ना अरेंजमेंट कैसी हुई है, 0 से लेकर 7 तक जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर हमें यहाँ से लिखना पड़ेगा, इधर 2 लिखना पड़ेगा हमें, इधर 2 आ जाएगा, इधर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर यहाँ पर इसका आएगा 0 आएगा, इधर 1 यहाँ पर 2 आएगा, बस की ये अरेंजमेंट होनी है इस तरह करके, बस आपने याद रखना है इसकी, ठीक हो गया। फिर यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, ये O2 की वैल्यू आएगी, ये O2 की वैल्यू यहाँ पर ये है ना वापस, O2 की वैल्यू वापस क्या आ रही है इसके अंदर, 4 5 6 7, हाँ बस यही है ना, 4 5 6 7, यही अरेंजमेंट आ रही है इसकी, ठीक हो गया। क्लियर हो गया चीज़ का। इसके मदद के जरिए हमने क्या बनाना है, O2 की वैल्यू, यहाँ पर देख रहे हैं O2 की वैल्यू क्या नहीं, 4 5 6 7, ऐसे ही है ना,
4 की वैल्यू यहाँ पर देखें, ये 4 की वैल्यू से अटैच हुई है 4। उसके बाद ये कहाँ पर आया हुआ है 5, ठीक है ना, ये 5 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है, ये 6 के साथ आ रही है, ये 6 के साथ आ गया 6, और फिर ये 7 के साथ आ गया, ठीक हो गया। O2 की वैल्यू ऐसे आ गई। उसके बाद जो O1 की वैल्यू होगी वो भी ऐसी लगानी है हमने, और 7 की भी ऐसी लगानी है हमने वैल्यू, ठीक है ना। हमारे पास ये तीनों का बना के हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका लॉजिक गेट बन जाएगा इस टाइप का, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये आप थोड़ा बहुत देखने में आप कह रहे होंगे भाई ये क्या भला आ गई यहाँ पर, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है चीज़, लेकिन आसान चीज़ है। सारे का सारा फॉर्मूला लगाया हुआ है, बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारे पास काम किया हुआ है ना हमने बूलियन एक्सप्रेशन वाले में, ये सारा वही चीज़ है हमारे पास। अब यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे पास जो A6 है, हमारे पास A6, A5, A4 और A0, ठीक है ना। ये हमें कहाँ से मालूम हुआ, अगर आप यहाँ पर जाएंगे A0 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इधर A0 की वैल्यू क्या यहाँ पर आप कह लीजिए A है हमारे पास, ये A लिखा हुआ है यहाँ पर, ये A है, ये A2 है, ये A3, A4 सो A7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये A0 की वैल्यू, A0 की वैल्यू हमारे पास होगी A कॉम्प्लीमेंट, A1 कॉम्प्लीमेंट, A2 कॉम्प्लीमेंट, A3 कॉम्प्लीमेंट, सोन कहाँ तक, A7 कॉम्प्लीमेंट तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख ना, ये लिखा है यहाँ पर 0 I0 I2 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 का होल कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कैसे मालूम हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं जरा, यहाँ पर हर किसी का जीरो लिखा हुआ है, इसका जीरो का मतलब क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ही होता है हमारे पास, आपको चीज़ से मालूम है यहाँ पर, ठीक है ना। SOP की बात करें, अभी SOP में काम करें, POS में काम नहीं करें। POS में जीरो का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, POS हमारे पास 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों का भी आपको मालूम है, ठीक है। ये वैल्यूज वहाँ पे ऐसी आनी है जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया A6 है, A6 की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से आएगी, 6 यहाँ पर 6 ये रहा ना, ठीक है ना। A6 यहाँ पर है I7 और I6, ठीक है ना, यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। I7 और I6 यहाँ पर सारे मालूम हो जाएगी, ठीक हो गया। सेम है यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर I7 I6 I5 I4, ये A4 की वैल्यू आ गई, A5 की वैल्यू होगी, यहाँ पे A6 की वैल्यू, A0 की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। ये A7 की वैल्यू आ गई यहाँ पर सा करके, अच्छा जी। अब उसके बाद जो है हमारे पास आपने यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या था, अभी हमने I6 की वैल्यू करी ना, ये अगर यहाँ पे देखा रहा, ये I4 है, ठीक है ना। I4 कहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये है, ठीक है ना। आपने इसके बाद वाली वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे देखें I5 का कॉम्प्लीमेंट, I5 का कॉम्प्लीमेंट आएगा, I6 का कॉम्प्लीमेंट I7 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है I5 I6 I4 I7 का आ गया, ठीक है ना। कहाँ तक आ गई, यहाँ से शुरू कर देना आपने, ठीक है ना। यहाँ शुरू करना, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A4 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर I4 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ इन तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, आपने याद रखना है। I4 1 है, 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता SOP के ऊपर। अब I4 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ, I7 I6 और I5 के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ, ये ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक का। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखा हमने जो है किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने O2 की। O2 का हमारे पास क्या आउटपुट क्या है यहाँ पर, O2 का आउटपुट हमारे पास का निकला था, मैं आपको वहाँ से दिखाया था, पेंट से दिखाया था, वैसा करता हूँ मैं। O2 का आउटपुट है हमारे पास 0 0 0 1 1 1, हमें सिर्फ 1 कंसिडर करना होता है इन चीज़ों को, ठीक है ना। अब I7 प्लस I7 6 का कॉम्प्लीमेंट प्लस A7 I7 I6 I5 का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर I5 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ I7 और I6 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, प्लस I7 I6 I5 के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, I4 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐसी ग्रुपिंग बनानी है। कैसे ग्रुपिंग बनाई हमने, यहाँ पर देखिए ज़रा, हमने किया यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ पर कॉमन कैसे लिया, ये वापस कॉमन आ रहा है I7, हमने कॉमन ले लिया सब में से, इसके बाद भी I7 है, इसके बाद भी I7 है, I7 इसके बाद भी I7 कॉम्प्लीमेंट तीनों के पास, I7 कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर I6 बचा, यहाँ पर प्लस I6 कॉम्प्लीमेंट और फिर I5 बचा, यहाँ पे क्या बचा I6 कॉम्प्लीमेंट I5 कॉम्प्लीमेंट I4 आ गया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे पास, ये आप इसे कंसिडर करें A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, A कॉम्प्लीमेंट B, और यहाँ पर जो हमारे पास आप कह लें यहाँ पर लिखा है B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये किसके बराबर होता है, हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद होता है, वहाँ पर जो B की वैल्यू होती है ये वैल्यू लिखी थी उसके बराबर होता है ये, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पर I7 प्लस I6 का कॉम्प्लीमेंट I5 प्लस I6 कॉम्प्लीमेंट I5 कॉम्प्लीमेंट I4 बचा यहाँ पर, कैसे बचा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर I7 कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया हुआ, ठीक है ना। कैसे खत्म हुआ, इसका जो आप कह सकते हैं कॉमन लेके ना उन्होंने आगे मजीद एक्सप्रेशन सॉल्व किए, फॉर्मूले पुट किए,
फॉर्मूला आपको मालूम है कौन कौन से फॉर्मूले से हमारे पास, एक तो हमारे पास है ना ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस बी लिखा हुआ होगा, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उसका आंसर क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट आता है, ए हमारे पास आंसर आता है इसका। ठीक हो गया। यहाँ पर देखे जरा हमारे पास हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास कहाँ एक्सप्रेशन, ये रही। यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाली एक्सप्रेशन, ये वाली, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे ये रिमेन बची हुई, ये वाली यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्सप्रेशन हमारे पास रिमेन बची हुई है। ठीक है ना। I7 प्लस I7 कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, I7 के बराबर नहीं होता। A प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है ना। यहाँ पर ये वो फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पर, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए के बराबर। अगर मेरे को यहाँ पर ये ए है, I7 यहाँ पर ए है, और ये वहाँ पर I7 कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट करूँ, हमारे पास का आंसर आएगा I7 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। बाकी सारे एक्सप्रेशन वैसे लिखेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर देख रहे बाकी सारे एक्सप्रेशन यहाँ पर ऐसे आ गए। उसके बाद हमने यहाँ से देखे इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 6 कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया। ठीक है ना। सेम मैथड यहाँ पर देखा जरा, हमारे पास लिखा हुआ I5 प्लस I5 का होल कॉम्प्लीमेंट I4 आ गया। ठीक है ना। ये बराबर होता है हमारे पास, आप कह लें ठीक है, इससे छोड़ेंगे, यहाँ पे सर कुछ भी नहीं है, हमने दोनों को कैच कर लिया हमने। अगर हम इसको यूज़ करेंगे ना, इसका डेमोर्गन लॉ वाला भी अप्लाई होगा, फिर आप इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा, अप्लाई डेमोर्गन अप्लाई होगा। ठीक है ना। तो फिर आगे फर्दर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा चक्कर से बचने के बजाय ना हम यहाँ पर करते हैं, इन दोनों को कैच कर लेते हैं। वही चीज़ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, तो हम खाली I6 लिख दिया इस तरह करके। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्रेशन इस तरह करके बन जाएगी ये वाली। ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने क्या किया, यहाँ से I5 कॉमन ले लिया। ठीक है ना। I5 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस I4 बच जाएगा। ठीक है। तो हम आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा, सिर्फ यहाँ पर जो है ना I5 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर I5 प्लस I5 कॉम्प्लीमेंट 4 लिखा है ना। हम क्या करेंगे, इसमें से ये दोनों जो है ना, ये दोनों को, ये वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर ए प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है ना। तो उस तरह यहाँ पे लिख देंगे इस तरह करके, ये उस तरह करके यहाँ पर सॉल्व हो गया, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखा दिया, बाकी जो O1 O2 भी ऐसे सॉल्व हुए हैं। ठीक है ना। उसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा ना, काफ़ी देर लग जाएगी इसकी। आगे हमारे पास क्या है इसमें DMSI 4XX 148 8 इनपुट प्रायोरिटी, 8 इनपुट प्रायोरिटी। यहाँ पर मैं आपको बताया था वो चीज़ आगे, सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, I7 की। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, O0 की, I0 की, सॉरी। ठीक है ना। यहाँ पर हमने कहना I7 में 1 लगा देना। ठीक है ना। बाकी समय 1 लगा दे ऐसा करके, क्यों, क्योंकि उनको वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। I7 का 1 लगा देंगे ना, इस सब का मतलब क्या होगा, हमारे पास 0 0। ठीक है ना। यहाँ पर 0 का मतलब क्या होगा, 1। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट बिट क्या होगी, जरिए बात है, सारी अनडिफाइन होगी, 0 0 होंगी, तो यहाँ पे डोंट केयर लगा दें। डोंट केयर लग गया। ठीक है ना। डोंट केयर लगाने के बाद आप जब 0 पे आएंगे, यहाँ पर अनेबलर के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर 0 0 का मतलब क्या, 1 1 है। इसके ऊपर भी यहाँ पर अनेबलर के ऊपर लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या, जितने भी 0 यहाँ पे लिखे हैं उसका मतलब 1 है, और 1 का मतलब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। यहाँ पे डोंट केयर फंक्शन यहाँ पे जो 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शुरू में वैल्यू है, तो उसका मतलब क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था I7 का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यहाँ पे क्या लगा दें, 0 लगा दें, 0 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। और बाकी सब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डोंट केयर लगा दें ऐसा करके। डोंट केयर लग गया। ठीक हो गया, गुड हो गया। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी आती है, I6 की आती है। I6 की प्रायोरिटी यहाँ पे 0 लगाते हैं। ठीक है ना। उसका जो हमारे पास लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में साथ डोंट केयर आने हैं, और उसके राइट हैंड साइड में क्या आएंगे हमारे पास, राइट हैंड साइड में लगाते हैं 1। और राइट हैंड साइड में क्या लगाएंगे हम, इसके 1 लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाएंगे हम, डोंट केयर फंक्शन लगा देंगे हम। ठीक हो गया। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी आती है, I5 की आती है। I5 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। लेफ्ट साइड में सारे डोंट केयर, और राइट हैंड साइड में सारे 1 लगा देंगे। 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0। ठीक है ना। ये वो चीज़ लिखा हुआ है। सेम आइडिया उसके बाद I4 की आती है, हम 0 लगा दें। फिर उसके बाद I3 की, फिर I2 की, फिर I1 की, फिर I0 की, यहाँ पर हमारे अनेबल में 0 लगा हुआ है। ठीक है ना। अब जाहिर बात है, यहाँ पास 1 होगा। ठीक है ना। एंड में सारे 1 होंगे, 0 0 होंगे सारे के सारे। ठीक है ना। यहाँ पास बना हुआ है इसका, आप कह सकते हैं A2 A1 A0। यहाँ पर इसके इनपुट है, 3 इनपुट आ गए। ठीक है ना। इनकी फॉर्मेशन वैसे ही बनी जैसे हम बनाते हैं इसकी। ठीक है। ये GS, ये आप कह सकते हैं इसका ग्राउंड वायर कह सकते हैं इसकी। ठीक है ना। यहाँ पर एनेबलर 2 लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। इन सब में क्या होगा, 0 0 0 0 0 होंगे। ठीक है ना। यानी कि असल फॉर्म में 0 0 होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। यहाँ पर ध्यान में क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इसका ना ये वाला, इसकी उलट फॉर्म होगी।
जो अनेबलर 1 है ना, इसका उलट फॉर्म क्या होगी, E0 हो जाएगी। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिटी एनकोडर होता है। ठीक हो गया। पीरियोडिटी एनकोडर की डायग्राम ये बनी हुई है, आपको मालूम है, अभी हमने एनकोडर की डायग्राम ऊपर देखी है, वैसे यहाँ पर बनी हुई है। दो एनकोडर को आप क्या मिला दें, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एनकोडर बन जाएगा, ऐसा करके पीरियोडिटी एनकोडर बन जाएगा। डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर मैं आपको बता चुका, डेसिमल टू बीसीडी का एनकोडर कैसे बनता है, ऊपर भी टॉपिक कहता है बीसीडी टू डेसिमल वाला। डेसिमल टू बीटीसी बीसीडी का एनकोडर ही आ गया। डेसिमल टू बीसीडी का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा करके लिख देना। 10 लिखा हुआ है, 1 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 0 0 0 1, और 0 की वैल्यू का 0 0 0। ठीक है ना। यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गई है, डेसिमल टू बीसीडी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। आगे हमारे पास है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर जो है ना, आप कह सकते हैं हमारे पास एक एल जो कम्बिनेशन सर्किट होता है, जिसमें हमारे पास दो इनपुट होते हैं। ठीक है ना। और आप कह लें हमारे पास जो है ना मल्टी इनपुट कह सकते हैं इसको, मल्टी इनपुट और सिंगल आउटपुट को एक्टिवेट करता है। दोबारा बताया तो मल्टीप्लेक्सर का मकसद क्या है, हमारे पास किसी भी काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स है ना, किसी भी एक आउटपुट को अटैच करवाना। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, ये लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास होती है टेलीफोन। टेलीफोन तो ज़ाहिर बात हर किसी के पास है, वो मल्टी है। ठीक है ना। मल्टी यानी कि मल्टी का मतलब क्या होता है, बेशुमार, मैनी। ठीक है ना। मल्टीप्लेक्सर हमारे पास है मैनी टू वन, मैनी टू वन। बस आपने याद रखना है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, हमारे पास मल्टीप्लेक्सर हमारे पास होता है मैनी या मैनी टू वन। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लेक्स। यहाँ पे देख रहे हैं कितने ज़्यादा इनपुट आए हुए हैं, आउटपुट क्या है, सिर्फ एक आ रहा है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। अब इसके साथ साथ हमारे पास जो है ना, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या होंगे, अगर हमारे पास 3 इनपुट है, 3 इनपुट है हमारे पास, एक इसका आगे आउटपुट आएगा, उसके साथ साथ हमारे पास एक इसका न्यू फॉर्म आती है नंबर ऑफ लाइन्स का। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 2⁻3, 2⁻3 है ना यहाँ पर। ठीक है ना। कैसे मालूम है, यहाँ पर देखिए 3 इनपुट आ गए। ठीक है ना। 3 इनपुट का मतलब क्या, 2⁻3। अभी 3 जो होता है ना हमारे पास, आप कह रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ लाइन्स बनेंगे इस तरह करके। क्लियर। ठीक है ना। सेम एट इज यहाँ पर जो है ना हमारे पास, आप कह लें यहाँ पर 3 का हमारे पास बन नहीं सकता वैसे, ये हमारे इवन नंबर में होते हैं नंबर्स। ठीक है ना। ऐसे 4 ही कर लेते हैं हम। ठीक है ना। ऐसे हम 4 कर लेते हैं, इवन नंबर में क्योंकि होते नहीं है वैसे। ये यहाँ पर कह रहे थे 4 आ गया यहाँ पे जी, सॉरी और नंबर भी नहीं होता, इवन नंबर में होता है यहाँ पे जी, इसे हम कह रहे थे 4 आ गया। ठीक है ना। अब 4 कब आता है, 4 कब आता है, 2⁻2, 2⁻2 करेंगे यहाँ पे 4 इनपुट आएंगे। 2 टू 4 होता है ना, 2⁻2। अब इसके ऊपर यहाँ पर जो है नंबर क्या, पावर क्या 2 है, तो इसके नंबर ऑफ लाइन्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे ऐसा करके। ये हमारे पास होता है मल्टीप्लेक्सर। हमारे पास जो है मल्टीप्लेक्सर डिपेंड करता है पूरा का पूरा नंबर ऑफ लाइन्स के ऊपर इसके। अब 2 इनपुट है, 2 वेरिएबल आए, तो ए और बी मैंने कंसिडर कर लिया है। ये यहाँ पास ए है, ये यहाँ पर बी है। इनका यहाँ पर फॉर्मेशन का बनेगा 0 0 1 1, और यहाँ पे क्या जाएगा 0 1 0 1, ये इसकी फॉर्मेशन बनेगी ना वापस। ठीक है ना। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास इस ये पूरे इनपुट्स और इसका आउटपुट भी इस नंबर्स के ऊपर। ये आप कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंट्रोलर होता है जो इनके इनपुट और आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पर जो वो चीज़ नंबर्स बने यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे लगाया था ऐसा करके। ठीक हो गया ना। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, मैं इसका तो ठीक है, उसको यहाँ से लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखें 0 0 1 1 आ गया, 0 1 0 1 आ गया। ठीक है ना। ये भी बता रहा है शुरू में हम आपस क्या एक्टिवेट होगा, I0 एक्टिवेट होगा, फिर I1 एक्टिवेट होगा, I2 I3 सीक्वेंस में चले। यहाँ पे 0 1 2 3 चल रहा है ना, सेम एट इज 0 1 2 3 सीक्वेंस में हमारे पास इसके आउटपुट एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है डुअल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। डुअल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर बना ना, ये वाला मल्टीप्लेक्सर, ये मल्टीप्लेक्सर को आप 2 मरतबा ज्वाइन कर दो। ये वाले मल्टीप्लेक्सर को आप क्या करोगे, 2 मरतबा ज्वाइन कर दो, यहाँ पास का बन जाएगा डुअल मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पास एक मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक मल्टी। यहाँ पे देखिए 2 नोट गेट आ गए। ठीक है ना। यहाँ पे इनपुट आ गए वाले और एक आउटपुट आ गया। यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्सर हो गया। सेकंड मल्टीप्लेक्सर कौन सा, यहाँ पे ये वाला। ठीक हो गया। सेकंड मल्टीप्लेक्सर ये हो गया। यहाँ पर जो ना ये वाला जो लगा हुआ है ना, ये वाला 1G, ये जो 1G है ना हमारे पास एज अ ग्राउंड वर्क कर रहा है। 1G हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1G और 2G यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर क्या ग्राउंड वायर है, जबकि ये हमारे पास ऐसे कंट्रोलर है। कंट्रोलर की वैल्यूज होंगे वो 0 0 1 1 0 1 0 1 वैल्यू होंगे यहाँ पर, जो मैंने अभी वहाँ पर टेबल बनाया, कौन सा वाला, ये वाला टेबल।
ये इसके वापस डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, पूरा का पूरा सर्किट जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 17 था। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया मैंने। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।